प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर ज़रूर कीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। पश्चिमी पाकिस्तान में आतंकी हमलों में तेज़ी आई है और ये खबर इस देश के लिए अच्छी नहीं है। आतंकी गतिविधियों में तेज़ी के बाद विशेषज्ञों का मानना है कि देश में चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के विस्तार पर खतरा पैदा हो गया है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC, जो BRI का ही एक हिस्सा है, उसका भविष्य अंधकार में माना जा रहा है। यह बात भी सच है कि चीनी कंपनियां हिंसा में वृद्धि से निपटने के तरीके सीख रही है। दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान CPC की 10वीं वर्षगांठ मनाने के लिए चल रहे समारोह का आयोजन कर रहा है। CPC के 10 साल पूरे होने पर आयोजित समारोह के बीच ही जुलाई में पाकिस्तानी तालिबान आंदोलन या TTP के विद्रोहियों द्वारा किए गए हमलों ने चिंता बढ़ा दी है। ये हमले बलूचिस्तान प्रांत के उन क्षेत्रों में फैल गए हैं जिन्हें सिंजियांग और अरब सागर पर स्थित ग्वादर बंदरगाह के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। साल 2016 में CPC पर काम शुरू होने के बाद से ही चीनी कंपनियों ने करीब $25 बिलियन से ज़्यादा की कीमत वाले बिजली उत्पादन और लॉजिस्टिक के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है। साल 2030 तक पूरा होने वाले प्रोजेक्ट की कुल लागत $62 अरब होने का अनुमान है। 12 जुलाई को TTP के आत्मघाती दस्ते ने एक छोटे से कस्बे झोप शहर में एक चौकी पर हमला करने की असफल कोशिश की थी। इस प्रयास में 9 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। इस जगह पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इन सड़कों के पूरा हो जाने के बाद से ग्वादर तक जाने का नया और आसान रास्ता खुल सकेगा। इस हमले वाले दिन ही बलूचिस्तान के सुई क्षेत्र में TTP आतंकियों के साथ लड़ाई में 3 और पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। इसके बाद सुरक्षा अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पाकिस्तानी तालिबान को जातीय बलूच अलगाववादियों की तरफ से मदद मिल रही है। साल 2004 से ही बलूचिस्तान के अलगाववादी देश के सुरक्षा बलों से लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के सीनेट के पूर्व सदस्य अफरासियाब खट्टक ने कहा कि झोप हमला CPC से जुड़ा था। यही वजह है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा का दौरा किया और इस हमले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक बयान जारी किया कि जिसमें कहा गया था कि हमले में विदेशी नागरिक शामिल थे। पाकिस्तान की सेना के आला कमान ने बाद में TTP विद्रोहियों पर हमलों का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अफगानिस्तान में TTP आतंकियों को सुरक्षित पनाह मिली हुई है और वे आज़ादी से घूम रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि तालिबान शासन आतंकियों को रोकने के अपने वादे को पूरा करे। खट्टक ने कहा कि तालिबान शासन हर बार यह मानने से इनकार कर देता कि TTP तालिबान का हिस्सा है और यह अब अमेरिका सेना की तरफ से अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियारों से लैस है। इस वजह से ही TTP आज फिर से ताकतवर हो गया है। 30 जुलाई को बाज़ौर आदिवासी जिले में अफगान समर्थक तालिबान इस्लामी पार्टी की एक रैली में आत्मघाती हमला हुआ। अफगान तालिबान और TTP ने हमले की निंदा की, जबकि ISIS-K ने इसकी जिम्मेदारी ली है। हमले में कम से कम 54 लोगों की मौत हो गई है। आइए अब हम चीन की खबर ले लें। क्या चीन की सेना पीपुल लिबरेशन आर्मी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? यह सवाल दुनिया भर के विश्लेषकों के मन में चल रहा है। सबसे पहले चीन की सेना के शक्तिशाली रॉकेट फोर्स के वरिष्ठ अधिकारी की मौत की खबर आई और बाद में उसी यूनिट के कमांडर लापता हो गए। इसके बाद चीन से विदेश मंत्री भी गायब हो गए। यह सारा घटनाक्रम पिछले महीने ठीक उसी समय पर हुआ जब रूस में वैगनर समूह ने राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ असफल विद्रोह किया था। अब चीन के राष्ट्रपति ने खुद ही पूरे मामले में कमान संभाल ली है। उन्होंने रॉकेट फोर्स के नए प्रमुख की नियुक्ति की है। भारतीय विशेषज्ञों का कहना है कि चीन की सेना के अंदर आंतरिक कलह काफ़ी बढ़ गया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी चीन के घटनाक्रम में करीबी से नज़र बनाए हुए हैं। भारतीय एजेंसी ने बताया कि वू गुओ हुआ PLA के रॉकेट फोर्स में डिप्टी कमांडर था। उसकी 6 जून को रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। इस मौत को चीनी सेना ने दबा दिया और मौत के सही कारणों को नहीं बताया। इससे PLA के रॉकेट फोर्स के अंदर चल रहे उठापटक का संकेत मिला। चीन ने साल 2015 में अपने रणनीतिक मिसाइल फोर्स का नाम PLA रॉकेट फोर्स कर दिया था। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह यूनिट रणनीतिक और सामरिक मिसाइलों के जखीरे को संभालती है, जिसमें परमाणु मिसाइल भी शामिल है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का इरादा साल 2028 तक 1000 अंतर महाद्वीपीय मिसाइलों को बनाने का है। वू की मौत के बाद उनके सीनियर और PLA के रॉकेट फोर्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ली यूचाओ को भी जून में आयोजित प्रमोशन समारोह से लापता पाया गया था। उनके लापता रहने से अटकलें शुरू हो गई थी कि चीनी अधिकारी उनकी जांच कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ली यूचाओ को अरेस्ट करके उनके खिलाफ जांच चल रही है। अटकल उस समय और तेज हो गई जब चीन के विदेश मंत्री किन गांग भी ठीक उसी समय लापता हो गए। कई लोग PLA के रॉकेट फोर्स में चल रहे संकट और चीनी विदेश मंत्री के लापता होने में कनेक्शन बता रहे हैं। चीन की सेना में पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल याओ चेंग ने ट्वीट करके बताया कि रॉकेट फोर्स के वर्तमान कमांडर को उनके ऑफिस से ले जाया गया है।
खबरों के मुताबिक ली यूचाओ का बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, जहां इस बात का डर सताया जा रहा है कि उसने चीनी सेना के सीक्रेट को बेच दिया है। अब चलते हैं हम हरियाणा की तरफ। हरियाणा के नूंह में तनाव के बीच गुरुग्राम में फिर से उपद्रवी हिंसात्मक हो गए। यहाँ बादशाहपुर में उपद्रवियों ने सड़क किनारे स्थित भोजनालयों को आग लगा दी। इसके अलावा आसपास स्थित अन्य दुकानों में भी तोड़फोड़ की। आग लगने से देखते ही देखते दुकानों जलकर राख हो गई। इस दौरान भीड़ ने धार्मिक नारे भी लगाए। इससे पहले गुरुग्राम के सेक्टर 57 में एक निर्माणाधीन भवन को कुछ लोगों ने आग के हवाले कर दिया था। बताया जा रहा है कि भवन के बेसमेंट में एक धार्मिक स्थल था। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। आग में एक बाइक भी जल गई। मौके पर पुलिस पहुंच गई है। नूंह में उपद्रव के कारण 4 रूटों पर मंगलवार को गुरुग्राम डिपो की रोडवेज बसों का संचालन नहीं हो सका, जिसमें सोहना, पलवल, अलीगढ़ और मथुरा के लिए रोडवेज बसों को नहीं भेजा गया। हालांकि आगरा रूट पर रोडवेज बसों का संचालन किया गया है। इस रूट पर बसें राजीव चौक से वाया पंचगांव KMP से होते हुए आगरा के लिए संचालित की गई है। गुरुग्राम डिपो के DI राजवीर सिंह ने बताया कि आगरा रूट पर मंगलवार की सुबह 3 बसें भेजी गई। एक बस दोपहर 1:30 बजे गुरुग्राम बस अड्डा से रवाना हुई। होता है कि सोना, पलवल, अलीगढ़ और मथुरा रूट पर रोडवेज बसें नहीं चलाई जा रही। बुधवार तक स्थिति काबू में आती है तो इन रूटों पर भी रोडवेज बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। गुरुग्राम डिपो से अन्य रूटों पर जाने वाली बसों का संचालन सुचारू रूप से किया गया है। नूंह जिले में सांप्रदायिक तनाव के मद्देनजर गुरुग्राम के जिलाधीश एवं DC निशांत कुमार यादव ने जिले में कानून के बेहतर अनुपालन कराए जाने एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की है। इस विषय में सोमवार शाम जिलाधीश की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। उपायुक्त का आदेश आगामी आदेशों तक जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू करते हुए आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। नूंह में सोमवार को हुआ था बवाल। विश्व हिंदू परिषद, मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी और बजरंग दल द्वारा सोमवार को निकाली गई ब्रजमंडल 84 कोस शोभा यात्रा के दौरान पथराव व फायरिंग से 2 होमगार्ड जवानों की मौत हो गई, जबकि कई पुलिसकर्मी और तकरीबन 24 लोग जख्मी हो गए। यात्रा में शामिल लोगों के साथ ही पुलिसकर्मियों पर पथराव किया गया। इस बीच दंगाइयों ने आगजनी कर दी, कई वाहनों में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। सांप्रदायिक तनाव के बाद पूरे जिले में धारा 144 लगाकर इंटरनेट सेवा को बुधवार तक बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही जिले की सीमाएं भी सील कर दी गई हैं। नूंह में जलाभिषेक यात्रा के दौरान एक समुदाय द्वारा किए गए पथराव और फायरिंग के बाद सुबह बवाल की चिंगारी सोना में दूसरे दिन भी सुलगती रही। मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे वार्ड 19 के राजीव पार्क स्थित शाही मस्जिद में कुछ उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की। मस्जिद के बाहर खड़ी एक इको कार और बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। उपद्रवियों ने मस्जिद के बराबर में ही रहने वाली मौलवी के घर पर भी धावा बोल दिया। गनीमत ये रही कि इस बीच पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने हवाई फायरिंग कर उपद्रवियों को वहां से भगाया। मौलवी के परिवार को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। सोहना में सुबह करीब 8:30 बजे पीस कमेटी की बैठक के बाद पुलिस फोर्स ने सोहना में फ्लैग मार्च शुरू किया। इस बीच कुछ उपद्रवी शाही मस्जिद पहुंच गए। उपद्रवियों ने मस्जिद में लगे पंखे, वहां रखी मेज कुर्सियां व अन्य सामान तोड़ डाला। 30 से ज़्यादा लोगों की संख्या में आए उपद्रवियों ने यहाँ अचानक तांडव मचाना शुरू कर दिया। यहाँ आगजनी का भी प्रयास किया गया। मस्जिद के बाहर खड़ी एक कार और बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। इस बीच पड़ोस के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। तब तक उपद्रवी मस्जिद के पास ही रहने वाले मौलाना कलीम के घर पहुंच चुके थे। वहां भी उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी। इससे पहले सोहना में ही सोमवार की आधी रात के दौरान भी कई जगह तोड़फोड़ की गई। इंद्री मोड़ पर बंसल मनी ट्रांसफ़र की दुकान में उपद्रवियों द्वारा तोड़फोड़ करने और लूट करने का मामला सामने आया है। उसके साथ लगते हुए ATM को भी उपद्रवियों ने नहीं बख्शा, उसे भी क्षतिग्रस्त कर दिया। उपद्रवियों ने यहाँ पास ही स्थित गोयल नर्सिंग होम पर भी पथराव कर उनके शीशे दरवाजे तोड़ दिए। घटना के समय नर्सिंग होम बंद था। आइए जानते हैं कि चीन के दबाव में पाकिस्तान ने कैसे पलटी मारी। पाकिस्तान में जारी गंभीर आर्थिक संकट के बीच प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के साथ बातचीत की पेशकश की है। PM शरीफ ने भारत का जिक्र करते हुए मंगलवार को कहा कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है, वो अपने पड़ोसी देश से बात करने को तैयार है। शहबाज शरीफ या 1965 कश्मीर युद्ध, 1971 युद्ध, बांग्लादेश बंटवारा, 1999 कारगिल युद्ध का जिक्र कर रहे थे। तीनों में ही पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। पाकिस्तानी समाचार वेबसाइट के मुताबिक इस्लामाबाद में पाकिस्तान खनिज शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए PM शरीफ ने यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, हमें अपना ख्याल रखना है और अपने देश का निर्माण करना है। यहाँ तक कि अपने पड़ोसी के साथ भी हम बात करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते हुए मामलों पर चर्चा करने में गंभीर हों। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा से तनावपूर्ण रहे हैं। वर्ष 1947 में दोनों देशों की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक 3 युद्ध हो चुके हैं। वहीं हाल के वर्षों में रिश्तों में कड़वाहट इस कदर बढ़ चुकी है कि दोनों देशों के बीच हर तरह की वार्ता बंद है। हालांकि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अब कोई जंग न लड़ने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जंग अब कोई विकल्प नहीं है। पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति देश है। उन्होंने कहा कि परमाणु क्षमताएं किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उद्देश्यों के लिए है। हमने पिछले 75 सालों में 3 जंगें लड़ी, जिसमें गरीबी, बेरोजगारी
और संसाधनों की कमी पैदा हुई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि खुदा न करे अगर परमाणु युद्ध हो जाए तो ये बताने का कौन जिंदा बचेगा कि क्या हुआ, यह विकल्प नहीं है। पाकिस्तान एक तरफ शांति की बात कर रहा है, लेकिन अपने परमाणु हथियारों की संख्या में इजाफा करने में पीछे नहीं है। बीते एक साल में उसने 5 परमाणु हथियार अपने खाते में जोड़ लिए हैं। जून 2023 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पिछले एक साल में 60 परमाणु हथियार बढ़ाए हैं। वहीं रूस ने 12, पाकिस्तान ने 5, नॉर्थ कोरिया ने 5 और भारत ने 4 हथियार बढ़ाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान परमाणु हथियारों के मामले में भारत से आगे है। उस पर 170 परमाणु हथियार हैं, जबकि भारत पर 164 हथियार हैं। पीएम शहबाज ने कहा कि लेकिन ये उतना ही अहम है कि हमारा पड़ोसी भारत यह समझे कि हम तब तक सामान्य नहीं हो सकते जब तक असामान्यताओं को दूर नहीं किया जाता और गंभीर मुद्दों को शांतिपूर्ण और सार्थक चर्चा के माध्यम से संबोधित नहीं किया जाता। इस दौरान पाकिस्तान की खस्ता आर्थिक हालात को लेकर भी बात करते हुए पीएम शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान $6 ट्रिलियन के खनिज भंडार का घर होने के बावजूद लाभ उठाने में विफल रहा है। उन्होंने कहा कि हम इसके लिए अपने अलावा किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकते। शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की यात्रा की कहानी दिल दहला देने वाली है, लेकिन अगर हम शिखर सम्मेलन में दिए गए भाषणों और परिस्थितियों को पूरी तरह अमल में लाएं तो हम अपने पिछले गौरव को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान को गुलामी और भारतीय आधिपत्य से छुटकारा दिलाने के लिए गंभीर सर्जिकल ऑपरेशन की जरूरत है। पाकिस्तान की तरफ से अहिंसा की वकालत ऐसे वक्त में की गई है जो खुद अंदरूनी खतरों से जूझ रहा है। बीते हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में रैली के दौरान सुसाइड हमला हुआ था, जिसमें 54 लोगों की जान चली गई। साल 2023 के शुरुआती 7 महीनों में वहाँ 18 सुसाइड हमले हो चुके हैं, जिसमें 200 लोगों की जान गई। वहीं 450 से ज़्यादा इन हमलों में जख्मी हुए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में महंगाई भी चरम पर है। इसी के साथ कई हिस्सों में अलग मुल्क बनाने की भी मांग तेज हो रही है। बावजूद इसके वो भारत के खिलाफ आतंकवादियों को तैयार करने की अपनी नापाक हरकत जारी रखे हुए है। उसकी तरफ से भारत में घुसपैठ, हथियार, ड्रग्स भेजना जारी ही है। पाकिस्तान के इस रवैये की वजह से भारत ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान जब तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं करेगा तब तक रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।